हेलो फ्रेंड्स। हार्ट फेल्योर में एक जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, या जो उसका फंक्शन होता है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। कि जो हार्ट के अंदर ओरिकल होता है उसके अंदर जो फिलिंग उस होती है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाना, कि हार्ट के अंदर फिल ब्लड अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या जो वेंटिकुलर से लेफ्ट वेंटिकुलर से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जाता है वो अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है, उसके इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई कमी आ गई है, इसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। जो इसके मेन कारण होता है उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, उसके अंदर कोई डिजीज़ हो जाना या प्लेग जम जाना, या हाइपरटेंशन बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, बहुत मोटापा हो, ओबेसिटी हो, या कोई स्ट्रक्चरल ही डिफेक्ट आ जाए कि जो उसकी वॉल्स हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, या कोई टॉक्सिन्स इंड्यूस हो जाए कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा हो, या कोई ड्रग्स ज़्यादा ले लिया हो, या उसके अंदर एक वॉल्यूम हम ज़्यादा एनएस के थ्रू नॉर्मल सैलिन डाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा डाल दो, इसके वजह से भी हार्ट फेल्योर देखने को मिलता है। ये उसके प्रमुख या जो हमको कारण देखने को मिलता है हॉस्पिटल में प्रमुख कारण है। तो इन सारी चीज़ से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, हाइपरलिपिडीमिया से, या डायबिटीज़ से क्या होता है, जो हमारे हार्ट की मसल होती है जिसको कि मायोकार्डियल मसल बोला जाता है, या मायोकार्डियल सेल होता है, उसमें इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये इंजरी होना स्टार्ट होती है शुरुआती समय में, तो एक हमारी बॉडी का रीमॉडलिंग या एक नॉर्मल हीमोस्टेसिस बनाने के लिए, एक नॉर्मल ब्लड की कंडीशन बनाने के लिए एक रीमॉडलिंग डिकम्पनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। और एक कब होता है, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर में वॉल्यूम का बढ़ना, या वहाँ पे जो मसल्स है या मास है उसमें हाइपरट्रोफी होती है, कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया है, उसी से ही एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ताकि एक कार्डियक आउटपुट जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है उसका जो प्रेशर होना चाहिए या कितना निकलना चाहिए, कार्डियक आउटपुट जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। ये दो तरीक़ों से होता है, एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या जिसको हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये किडनी के थ्रू होता है। कि वहाँ से ये जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो जो हमारे यूरिन में से जो सोल्ट होता है, नमक होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसका रिटेंशन हो जाता है, जिससे कि जो हमारे ब्लड के अंदर वाटर लेवल भी होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सोल्ट के साथ ही यूरिन पास आउट होता है, वाटर पास आउट होता है। तो उसको एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म में वो हो नहीं पाता है, जिससे कि एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब भी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, वासोप्रेसिन एक्टिवेट होता है, कि जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर मेंटेन रहता है। ऐसे ही ये तो फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया। ऐसे ही हमारे ब्रेन के थ्रू, जैसे जिसको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन बोलते हैं, कि जो हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स या कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका जैसे कि कैटेकोलामीन्स, जब ये रिलीज होते हैं तो जो हमारे हार्ट की सामान्य गति होती है उसको मेंटेन करने के लिए रिलीज होते हैं, या उसको बढ़ाने के लिए, कि हार्ट बीट अच्छे से पंप हो सके। कार्डियक आउटपुट जितने जल्दी पंप होगा उतनी जल्दी मतलब ब्लड पास आउट होगा और प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो कार्डियक आउटपुट बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये दोनों एक्टिवेशन ज़रूरी होते हैं। पर जब ये पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग या कार्डियक डिसफंक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर एक प्रेशर, एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से एक सिस्टमिक कंजेशन बोल लो या पल्मोनरी कंजेशन बोल लो, ये होना स्टार्ट हो जाता है जब भी वेंट्रिकुलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। कि जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट ओट्रियम में जाता है, राइट ओट्रियम से वेंट्रिकुलर्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, राइट लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाता है, फिर लेफ्ट
पहले लेफ्ट ओरिकल में जाता है फिर वेंट्रिकुलर में जाता है। तो वहाँ से जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ से लंग से ब्लड पहुँच ही नहीं पा रहा है वहाँ पे, वहाँ तक प्रेशर इतना इंक्रीज हो गया, तो जो हमारे लंग्स होता है उसके अंदर एक कंजेशन वाली टाइप की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लग जाता है ब्लड का, और वहाँ पे डिसनिया जैसे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, या फटीग थकान होने को दिखता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम पे काम नहीं हो पा रहा, जिसको कि एक एक्सरसाइज इंटॉलरेंस बोलते हैं। इसमें हमें एक और भी सिम्टम दिखते हैं, ऑर्थोपीनिया दिखते हैं कि जब पेशेंट लेटता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाता है और पेल्पिटेशन होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, बेंडोपीनिया की जब वो बेंड करता है की तरह रुकता है, जब भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया पल्मोनरी कंजेशन। अब इसके साथ सिस्टमिक वेनस कंजेशन भी देखने को मिलता है कि जो हमारे बॉडी में से डिफरेंट पार्ट से, जैसे पैरों से लगा लो, जो वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, वो अच्छे से वहाँ पे प्रेशर मेंटेन की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, या कार्डियक आउटपुट ढंग से नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से जो पैरों में एक ओवरलोड या जिसको कि सूजन देखने को कहते हैं मिलती है हमको, कि वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है, सूजन बढ़ गई है, ऐसे हमें सिम्टम्स मिलते हैं। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पैरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब यही मैकेनिज़्म, ये सारी एक मैकेनिज़्म होते हैं, जब ये मैकेनिज़्म बहुत बार हो जाए, जल्दी जल्दी होने लग जाए, तो उससे क्या होता है, एक डीकम्पनसेशन एक्सट्रीम मैकेनिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक हाइपो परफ्यूजन वाली कंडीशन बन जाती है, क्योंकि प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाता। शुरू में तो मेंटेन रहता है, शुरू के टाइम में, पर बाद में नहीं रह पाता, जिसकी वजह से एक हाइपो परफ्यूजन होता है, जिससे कार्डियो रीनल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कि जो हार्ट का और किडनी का एक मैकेनिज़्म होता है, एक इन दोनों का जो कंबाइन मैकेनिज़्म होता है, उसमें दिक्कत आने लग जाती है। हाइपो परफ्यूजन की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गन है वहाँ पे भी एक शोक की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे लीवर हो गया, लीवर में भी एक शोक की कंडीशन देखने को मिलती है, लीवर क्योंकि वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है। ये जब होता है, जब ये बार बार डीकम्पनसेशन मैकेनिज्म चलता रहता है, और ये क्यों होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कार्डियक ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाता, और वहाँ तक, और जो वेन्स होती है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि वहाँ जो नॉर्मल ऑर्गन होता है वहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है, और जो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, या वहाँ से एक प्रेशर बढ़ने की वजह से वो वहाँ से हार्ट तक दोबारा पहुँच नहीं पा रहा है। इसकी वजह से शॉक की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। और जब ये कैटेक्लोमी, जो ये हमारा ब्रेन वाला था, जिसको कि हम कार्डियक डिसफंक्शनिंग की वजह से बोल रहे थे, कि जो हमारे ब्रेन के अंदर कैटेक्लोमीन्स रिलीज होते हैं शुरू के पल में, तो ये एक हार्ट की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेंटेन कर पाता है। ये ओवर टाइम जैसे जैसे कार्डियक पाथवे चलता है, इसके वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस होने स्टार्ट हो जाती है, जो सेलुलर टॉक्सिसिटीज़ है, कि जो वहाँ की सेल है उसमें टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है, या एक एरिथमियाज जैसी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट की जो जो सामान्य हार्ट की गति होती है वो क्या बोलता है ऊपर नीचे होती रहती है, कि वो एक नॉर्मल नहीं रह पाती है। पेल्पिटेशन, कि उसमें एक पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ बहुत जल्दी धड़क रहा है, दिल पेल्पिटेट फील होता है, और उसको मतलब अजीब सा लगता है। ये इसका पूरा हमने ओवरव्यू बता दिया, इसका कैसे पैथोफिजियोलॉजी होती है, कैसे इसके कारण होते हैं, और इसमें हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को बताते हैं। धन्यवाद।